गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 7th क्लास की और उम्मीद है कि अभी तक के चैप्टर्स को जो आपने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आज हम लोग 7 नंबर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों को, खानाबदोश को और साथ ही अस्थायी जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को। तो देखेंगे ध्यान से कि जनजाति कौन से लोगों को कहा जाता है, खानाबदोश किसे कहते हैं और अस्थायी जीवन निर्वाह करने वाले लोगों में कौन से लोग हैं जिन्हें आज हमें देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के क्लास की। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें हैं जो आज आप लोगों को पढ़नी है। आप लोगों के लिए सारी क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। यहाँ पे कह रहा है कि आपने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हो रहा है, किस प्रकार से नए नए राज्य जो हैं ये इनका विकास हो रहा है, नई नई तरह की कलाओं का विकास हो रहा है, दस्तकारियों का विकास हो रहा है, उत्पादन जो है गतिविधियाँ, इसमें नए नए तरह के कैसे उत्पादनों का इजाफा हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, किस तरह से शहर और गांव जो है वो फल फूल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिला आपको। आगे कह रहा है लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। परिवर्तन तो हो रहे हैं, सामाजिक भी हो रहा है, राजनीतिक भी हो रहा है, आर्थिक भी हो रहा है, लेकिन हर जगह सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं है। यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन अलग अलग तरह से हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे आपका है क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए हैं। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अलग अलग समाज हैं वो अलग अलग तौर तरीकों से डेवलप हैं, अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं, इसलिए उनमें असमानता पाई जाती है। इन लोगों का समान विकास नहीं हुआ है। इसी वजह से हमें ये समझना है कि आखिर क्यों ये विविधता देखने को मिल रहा है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। यहाँ यानी कि जो उपमहाद्वीप है, हमारा जो महाद्वीप है, यहाँ की जो समाज है ये पहले से ही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही चल रहा है और इस वर्ण व्यवस्था को बड़े बड़े शासक भी अपने राज्य में मान्यता देते हैं या स्वीकार करते हैं। आगे कह रहा है इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गए। यानी कि इसकी वजह से समाज में ऊंच नीच की भावना भी बढ़ी, अमीर गरीब की जो खाई है ये भी बढ़ी। इसके अलावा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गए। यानी कि इनका टाइम पीरियड आते आते जो समाज की श्रेणियां हैं इसमें ज़्यादा जटिलता देखने को मिलने लगी थी। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप सभी को मैंने पढ़ाया था सुल्तानों के बारे में। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, सुल्तान और बादशाह में अंतर होता है। सुल्तान किसे कहते हैं और बादशाह किसे कहते हैं। सुल्तान का मतलब होता है, देखिए सुल्तान किसे कहेंगे, सुल्तान और बादशाह में अंतर है। तो सुल्तान किसे कहेंगे ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग कलर चेंज कर दे रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा पतला भी। हाँ, सुल्तान और बादशाह दोनों में अंतर होता है। सुल्तान किसे कहेंगे, सुल्तान उसे कहेंगे जिसने खलीफा से प्रमाण पत्र और खिलअत प्राप्त किया हो। क्या प्राप्त किया हो? प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और इसके अलावा और क्या प्राप्त किया हो? खिलअत। मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो खिलअत है ये क्या होता था। खिलअत मतलब होता था कीमती वस्त्र। कीमती वस्त्र किससे प्राप्त करते थे? खलीफा से। कीमती वस्त्र और प्रमाण पत्र
अगर ये खलीफा से प्राप्त कर रहे हैं, खलीफा ने इनको मान्यता दे दिया कि आप सुल्तान बन सकते हैं, तो ये सुल्तान है। यानी कि ऐसे राजा जो अपने आप को सुल्तान घोषित करने के लिए या राजा बनने के लिए खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं और खिलाफत प्राप्त करते हैं, और खलीफा उनको खिलाफत और कीमती वस्त्र दे देते हैं और मान्यता दे देते हैं कि आपको हम सुल्तान स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे लोग या ऐसे जो व्यक्ति होते थे वो सुल्तान कहलाते थे। बादशाह वो थे जिन्होंने खलीफा की इस परंपरा को अस्वीकार कर दिया, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से शासक बन गए। इन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि ये खलीफा हमें प्रमाण पत्र या खिलाफत प्रदान करे, यानी कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप को बादशाह या पादशाह घोषित कर दिया। जैसे बाबर ने, पहले ऐसे व्यक्ति हैं सल्तनत काल के जिन्होंने खुद को पादशाह या बादशाह घोषित किया, यानी कि उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद नहीं किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सुल्तान वो हैं जिनको आपके खलीफा खिलाफत और प्रमाण पत्र देते हैं, और बादशाह वो हैं जो खलीफाओं से प्रमाण पत्र या खिलाफत लेना ज़रूरी नहीं समझते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं। बड़े शहर से परे जनजातीय समाज, बड़े बड़े शहरों के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन बड़े समाज या बड़े जो शहर होते हैं इनसे जो जनजातीय समाज होता है ये डिफरेंट होता, अलग होता है। कैसे? अलबत्ता दूसरे शहर के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्णों में विभाजित थे। देखिए ये पॉइंट काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि भारत का हर क्षेत्र जो है वो एक जैसा समाज वहाँ का नहीं है। हर जगह में अलग अलग तरह के सामाजिक रूप रंग देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ समाज ऐसे हैं हमारे उपमहाद्वीप में जो मौजूद है, जो समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानता है और ना ही वे कई असामाजिक वर्गों में विभाजित हैं। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियाँ कहा जाता है। जो जनजातियाँ होती हैं ये इस जटिल सामाजिक परंपरा को नहीं मानती हैं कि कोई लोग ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई अछूत होगा, कोई वर्णशंकर होगा, कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा। ऐसी विभाजन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे लोग स्वतंत्र रूप से अपने समाज में रहते हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को मानते हैं और उसी के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। सबका संपत्ति पे समान अधिकार होता है और बिल्कुल नेचुरल जिंदगी होती है। यहाँ पे दिखावा, आडम्बर या ऐसी तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती और ये समाज आपका हमारे जटिल समाज से कहीं बहुत अलग है और स्वतंत्र विचारधारा के साथ डेवलप करता है। ऐसे समाज को हम जनजातियाँ कहते हैं। हम जनजातियों को, जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं या सामाजिक लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि जनजातियाँ असभ्य होती हैं, उनके पास कोई तौर तरीके नहीं होते खाने पीने, कपड़े पहनने का, जीवन शैली जीने का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नेचुरल ज़िंदगी जीते हैं। उनका अपना समाज है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना सोच है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। उनकी नज़र में शायद हम बहुत अच्छे नहीं होंगे। आगे कह रहा है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। जनजातियों में रिश्ते बहुत प्रगाढ़ होते हैं, रिश्ते काफ़ी इनके लिए महत्व रखते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो खेती करती हैं। और कैसी खेती? झूम कृषि। ज़्यादातर ये झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, यानी कि पेड़ों को काट दीजिए, जला दीजिए और फिर उस जगह पे तब तक उत्पादन कीजिए जब तक वो मिट्टी उर्वर रहे और उसके बाद वो जगह छोड़ करके कहीं अन्य जगहों पे जंगल को साफ कीजिए और फिर वहाँ पे कृषि कीजिए। ऐसे कृषि को कहते हैं झूम कृषि या इसको कर्तन दहन कृषि भी भारत में कहते हैं। हालांकि इस कृषि का विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे के चैप्टर में हम उसे भी देखेंगे। तो देखिए आपने देखा कि जनजातियाँ खेती, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो कृषि भी करती हैं, लेकिन कुछ दूसरी जनजातियाँ भी हैं जो शिकारी हैं और संग्राहक हैं। कुछ दूसरी जनजातियाँ भी हैं जो कृषि तो नहीं करती, शिकार करती हैं, जंगलों से जो कंदमूल फल फूल होते हैं उनका संग्रह करती हैं। इसके अलावा ये और क्या कर सकती हैं? पशुपालन भी करती हैं, यानी कि या तो वो शिकार करेंगे या तो वो संग्रह करेंगे या फिर वो पशुपालन करेंगे। इनमें से कोई भी काम वो लोग कर सकते हैं या हो सकता है इनमें से 1 से 2 काम वो लोग करते रहे हो। तो ये उनके जीवन के निर्वाह का जरिया है, साधन है, जिसमें आपने देखा कि कुछ कृषि कर रहे हैं, कुछ शिकार कर रहे हैं, कुछ संग्रह का काम कर रहे हैं और कुछ पशुपालन कर रहे हैं। और यही इनके जीवन का एक आधार है जिसके द्वारा इनका समाज, इनका परिवार चलता है। ये आपकी जनजातियाँ हैं।
प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। यानी कि उनके पास जो संसाधन होते थे, अगर कृषि योग्य क्षेत्र है तो उसमें कृषि कर लेते थे, अगर चारागाह है तो वहाँ पे पशुपालन कर लेते थे, अगर कंदमूल बहुत है तो कंदमूल प्राप्त कर लेते थे, अगर वहाँ पे अन्य फल फूलों के साधन है तो वो प्राप्त कर लेते थे। यानी कि उनके आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जिस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हर तरह के प्राकृतिक संसाधन का भरपूर यूज करते हैं और बिल्कुल नेचर के साथ नेचुरल जीवन जीते हैं। आगे कह रहा है कि गतिविधियों से का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। ये देखिए, खानाबदोश मतलब होता है वे लोग जो एक जगह नहीं रहते हैं, जो घूम घूम करके जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है खानाबदोश। और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि ये जो जनजातियां हैं, जनजाति के जो समूह है, इनका संयुक्त रूप से भूमि पर भी अधिकार होता था और चारागाहों पर। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें अमीर है, कोई बड़ा है, उसका ज़्यादा अधिकार होगा, कोई गरीब है तो उसका अधिकार नहीं होगा। सबका संयुक्त अधिकार होता था। चारागाह है तो सभी पशुपालन करेंगे, अगर कृषि लायक है तो सभी कृषि करेंगे, अगर खाद्यान्न है तो सभी खाद्यान्न का संग्रह करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, संयुक्त रूप से इनका जो है अधिकार है उस पर। ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते हैं। अपने खुद के ही बनाए नियमों के आधार पे ये परिवारों के बीच इनका बंटवारा भी कर देते हैं। यानी कि इनके नियम कानून ये खुद बनाते हैं, कोई अलग से समाज का दूसरा व्यक्ति नहीं बनाता। जैसे हमारे यहाँ नियम कानून ब्राह्मण वर्ग को बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है, वो अपना नियम कानून खुद बनाते हैं। संयुक्त रूप से हर संसाधन पर अधिकार होता है और ये लोग रिश्तेदारी और नातेदारी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली सामान्यतः यह जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। यानी कि इस महाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पे कई बड़ी जनजातियाँ जो है वो फली फूली डेवलप करी। ये जंगलों में भी रहते हैं, पहाड़ों पर भी रहते हैं, रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं और दूसरी दुर्गम जगह पर भी निवास करते हैं, जहाँ पे आम लोग रहना या बसना नहीं पसंद करते, वहाँ पर इनका निवास देखने को मिलता है। यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर के हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश तक का जो इलाका है, ऐसा कोई इलाका, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे प्राचीन टाइम में जनजातियाँ नहीं पाई जाती थी। एक तरीके से कि अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियाँ निवास करती थी, अपनी अलग अलग संस्कृति और अपनी अलग अलग परंपराओं के साथ। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनके जंगल कटते गए और ये सिमटते सिमटते अब मतलब जो है कुछ ही क्षेत्रों में सिमट करके रह गए। लेकिन पहले ये बहुत सारे क्षेत्रों में रहती थी। जैसे आपके यूपी की सबसे बड़ी जनजाति आप सभी को पता है थारू है, यानी कि यूपी में भी जनजाति पाई जाती है और वो भी एक नहीं बहुत सारी। मध्य प्रदेश में गोंड बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। पूरे इंडिया में भील बहुत ज़्यादा हैं, कभी गोंड सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं, इंडिया का शायद ही कोई राज्य है जहाँ पे जनजातियाँ नहीं। अपवाद हैं, एक दो राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे जनजातियाँ नहीं हैं, नहीं तो लगभग सभी राज्यों में जनजातियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। वही कह रहा है कि कभी कभी इनका टकराव भी होता था। जो सभ्य समाज के लोग हैं ये जब जंगलों का दोहन करने लगते थे, वहाँ के संसाधनों का यूज करने लगते थे, यानी कि ज़बरदस्ती करने लगते थे और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारने पीटने लगते थे, उनका शोषण करते थे, तब इन दोनों लोगों के सभ्य समाज यानी कि जो आपका समाज है, जो डेवलप है, जो अपने आप को सभ्य कहता है, और वो जनजातियाँ जो प्राचीन परंपरा के साथ रहते हैं, उनके बीच टकराव भी होता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे। आप देखेंगे अंग्रेजों के साथ भी इनके काफ़ी जो है झगड़े या लड़ाई या विरोध हुआ है। तो ये देखिए टकराव भी कभी कभी हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा मीन्स होता है अल्हड़, अल्हड़ मीन्स होता है कि जो जैसी संस्कृति वो सदियों से जीते हुए आ रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं या उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं, उसी प्राचीन परंपरा, उसी प्राचीन तौर तरीके से ही ये जीवित रहते हैं या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अपनी उस संस्कृति को इन्होंने बनाए रखा, अपनी आज़ादी को बनाए रखा। काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, किसी की गुलामी पसंद नहीं है और अपनी संस्कृति में परिवर्तन भी ये आसानी से नहीं करते हैं। अपने पुराने तौर तरीके, अपने पुराने रीति रिवाज के साथ ये जीना पसंद करते हैं। इसमें परिवर्तन अगर कोई करे तो ये इस चीज़ का विरोध करती हैं।
आगे कह रहा है, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। यानी कि आपकी जो जनजातियां हैं और जो आपका आम जनजीवन है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी रहे अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी गतिविधियों के लिए। टकराव और निर्भरता के इस बंधन ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। यानी कि ये जो टकराव का और निर्भरता का बंधन है, ये दोनों समाज में धीरे धीरे करके बदलाव भी लेकर के आए, दोनों समाज में धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिलने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि परिवर्तन तो होना ही है, जब दो भिन्न समाज साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे पर निर्भर है तो दोनों लोगों का इफेक्ट एक दूसरे पर देखने को मिलेगा। जनजातीय लोग कौन थे? कौन थी जनजातियाँ? किसे हम जनजाति कह रहे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये हैं कौन? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में कुछ कम जानकारी दी है। उस समय के जो मुसाफिर हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जनजातियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया है, बल्कि बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कुछ अपवाद ऐसे हैं जो मिल गए हैं जहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखित चीज़ें मिल गई हैं, नहीं तो जनजातियाँ कोई भी अपनी लिखित चीज़ें नहीं रखा करते थे। ये भी एक समस्या है। आगे कह रहा है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक, समृद्ध यानी कि इनके जो रीति रिवाज है ना, ये काफ़ी समृद्ध हैं, ये इसको सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चलते रहते हैं। वाचिक या मौखिक, जिसे हम बोल बोल करके लोगों को, बाँच बाँच करके लोगों को बताते हैं, ऐसी परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यानी कि ये परंपराएं वो एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहते थे और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, ये समाप्त नहीं होती थी। हमारे यहाँ देखिए आप, जैसे मैं जिस पीढ़ी में हूँ, इससे अगर आप पीछे जाएंगे तो 4 पीढ़ी पहले जीवन बहुत ही अलग था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का ड्रेस पैटर्न, वहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। आज काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। अगर वो लोगों को आज आना हो इस दुनिया में, इस पीढ़ी में, तो शायद वो लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतना परिवर्तन आ चुका है। लेकिन जनजातियों में ये परिवर्तन इतना तेज़ी से नहीं आता, या लोग अपने आप को इतना तेज़ी से नहीं बदलते। वो अपनी उन्हीं परंपराओं के साथ जीवित रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे को वो चीज़ें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और मौखिक रूप से वो परंपराएं इनके जीवन में बनी रहती हैं लंबे समय तक। आगे कह रहा है, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। आज के जो इतिहासकार हैं, चूँकि इनके पास कोई लिखित स्रोत जल्दी मिलता नहीं, तो ये लोग इनके वाचिक, इनके मौखिक जो संस्कृति हैं, इसी का इस्तेमाल करके इनके बारे में लिखने का काम करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी अद्भुत है ना। यहाँ पे 10-10, 20-20 पीढ़ियों की जानकारियाँ भी लोगों को होती हैं। हमारे यहाँ हमें अपने एक तरीके से कहिए कि बाबा की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, या हम अपनी चीज़ को इतना तेज़ी से बदलते हैं कि शायद आज से 4 पीढ़ी पहले, यानी कि परदादा या लकड़ दादा को अगर लेके आए आज के ज़माने में, तो शायद वो इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करेंगे, या हमारी इस माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो कब्र में ही ठीक थे, क्योंकि वो ज़िंदगी इतनी अब बदल चुकी है कि ये उनके सोच या उनके एक तरीके से एक्सपेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो निश्चित ही वो हमारे साथ इस परिवर्तन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो वापस वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ से वो आए हैं। तो निश्चित ही इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है हमारे समाज में। आगे कह रहा है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि जनजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव समय के साथ और इलाका समय के साथ बदलता रहता है। पंजाब में खोखर जनजाति, आपने नाम सुना होगा, खोखर जनजातियों ने ही मोहम्मद बिन गौरी की हत्या की थी दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए। ये क्वेश्चन आता है कि दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में किन जनजातियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी? तो इन्हीं खोखर जनजातियों ने किया था। देखिए, जो पंजाब के क्षेत्र में निवास करते हैं, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। पहले तो खोखर थे, बाद में यहाँ पे गख्खर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि इनका प्रभाव कम हो गया। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इनके जो मुखिया थे गख्खरों के, जिनका नाम था कमाल शाह, काफ़ी प्रभावशाली थे, इसलिए अकबर ने उनको अपना मनसबदार भी बना लिया, यानी कि मनसब प्रदान करके प्रशासन का हिस्सा बना लिया। निश्चित ही प्रभावशाली रहे होंगे। आगे कह रहा है, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरगुन, जो आपका मुल्तान है, ये चीज़ याद रखिएगा, मुल्तान
मुल्तान को जब अधीन किया गया, मुल्तान को और सिंध को जो मुगलों द्वारा अधीन कर लिया गया कि पहले वहाँ पे कौन से जनजातियाँ थी, लंगाह जनजातियाँ थी और अरगुन जनजातियाँ थी। देखिए मुल्तान में भी हैं आपके लंगाह और सिंध में है अरगुन। ये जनजातियाँ इन क्षेत्रों में उसके पहले डेवलप करती थी। देखिए यहाँ पे गख्खर आ गए थे, किसके बाद, खोखरों के बाद। पहले यहाँ पे खोखर जनजातियाँ थी पंजाब के क्षेत्र में, बाद में गख्खर आ गए थे और इन्हीं के कमाल खां जो है, इन्हीं को अकबर ने अपना जो है एक तरीके से मनसबदार भी नियुक्त किया था। मनसब मतलब होता है पद जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। मनसब नामक ये पद जो है ये अकबर के टाइम पीरियड में शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए जनजातियों का इलाका दिया है, गारो जनजातियाँ, बैगा जनजातियाँ, गोंड जनजातियाँ, भील जनजातियाँ, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो आपके देश में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये आपके जियोग्राफी में भी क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री में भी आते हैं। तो हालांकि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का एनसीईआरटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही महत्वपूर्ण है। हिंदी मीडियम या एक तरीके से आर्ट साइड बच्चों के लिए, जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस वाले एनसीईआरटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि पढ़ना तो सभी को है और सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको बलोच कहा जाता था। देखिए उत्तर पश्चिम में जहाँ बलोचिस्तान है उन क्षेत्रों में एक और जनजाति है जिसे बलोच कहा जाता था। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हैं जो हैं बलोच। पश्चिमी हिमालय में गद्दी, ये देखिए गड्डी यहाँ पे दिया है ना, गद्दी, ये एग्जाम में आता है कि गद्दी जनजातियाँ भारत में किस राज्य में पाई जाती हैं। तो गद्दी जनजातियाँ कहाँ पाई जा रही, हिमालय के क्षेत्र में, खास करके हिमाचल में पाई जाती हैं। कैसे जनजातियाँ हैं, गडेरिया, गडेरिया मतलब खाना बदोश, जो जगह बदलते रहते हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आया है। गद्दी जनजातियाँ कैसी हैं, खाना बदोश हैं और कैसी हैं, पशुपालन करती हैं, पशुचारण करती हैं, गडेरिया हैं ये जो पाए जाते हैं हिमाचल में। याद रखिएगा कि जनजातियाँ रहती थी उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग में, नागा जनजातियाँ रहती थी। देखिए नागालैंड के इलाके में और यहाँ सब नागा जनजातियाँ बड़े पैमाने पे पाई जाती थी। काफ़ी खूंखार जनजातियाँ हैं, आज भी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नर बलि प्रथा आज भी देखने को मिलता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अहोम, देखिए ये भी अहोम जनजातियाँ भी हैं। अहोम जनजातियाँ आपके असम के क्षेत्र में पाई जाती थी और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिनका उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। यहाँ पे यहाँ के मतलब जैसे दूसरे लोगों का अधिकार नहीं हो पाता था। मौजूदा बिहार में भी बहुत सारी जनजातियां हैं, झारखंड में भी कई जनजातियां हैं कि कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर जनजातियां होती थी। सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कब हो चुका है, तो ये हुआ है आपका 12वीं सदी तक सरदार शाहियों का उदय हो चुका। देखिए चेर भी जनजातियां ही हैं, उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जिनका नाम था राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, यानी कि जो चेर जनजातियां हैं इन पर आक्रमण किया मान सिंह ने और उन्हें पराजित किया। पराजित करके बाद उनके यहाँ की संपत्ति को लूट लिया गया और यहाँ से अच्छी खासी संपत्ति मान सिंह को प्राप्त हुई थी। लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, लेकिन इनको पूरी तरह से अधीन बनाया नहीं जा सका क्योंकि ये काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के होते थे। ये ज़्यादा दिनों तक किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने, देखिए औरंगजेब का टाइम पीरियड आया तो मुगल सेना ने फिर से चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। जो चेर लोग हैं इनके कई किलों पर कब्जा कर लिया गया। किसके टाइम पीरियड में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। ये देखिए एग्जाम में अभी भी आता है कि मुंडा जनजातियाँ, संथाल जनजातियाँ कौन से राज्य में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं और उससे जो सटी इलाके हैं उन राज्यों में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली हैं कहाँ मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे मुंडा और संथाल, ये जनजातियाँ थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। देखिए उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, तो निश्चित ही आसपास के इलाके में पाई जाएंगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, देखिए पहाड़िया जनजाति भी है, कोली जनजातियाँ हैं, बेराद जनजातियां हैं तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थल थे। महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या है, कोली, पहाड़ियाँ, बेराद जनजातियां हैं।
कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र से ही सटा है तो निश्चित ही महाराष्ट्र में है तो गुजरात में भी अस्तित्व देखने को मिलेगा। कुछ और दक्षिण में कोरबा जनजाति भी हैं, बेतर जनजाति भी हैं, मारवाड़ हैं और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। देखिए आपके देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां थी। भील की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी है। इसके पहले गोंडों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि भील जनजातियां भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, गुजरात में भी मिलते हैं और राजस्थान में भी मिलते हैं और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। 4 राज्यों में भील जनजातियाँ पाई जाती हैं, MP, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये चीज़ याद रखिएगा। तो भील जनजातियाँ जो है ये बड़ी जनजातियाँ हैं जो पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे। गोंड जनजातियां भीलों के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। कभी ये भीलों से भी ज़्यादा थी तो ये नंबर 1 पे आती थी, इस समय नंबर 2 पे हो गई हैं। और ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए इन सभी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र वगैरह में बड़ी संख्या में पाई जाती है। मध्य भारत में गोंड जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? देखिए खानाबदोश लोगों को ही कहा जाता है घुमंतू लोग। और ये लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश कहिए या घुमंतू कहिए। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ये लोग दूर दूर तक अपने पशुओं के साथ घूमते रहते थे और इनका जीवन किस पर निर्भर है? दूध पर निर्भर है। और जो पशुओं से अन्य उत्पाद प्राप्त होते जैसे दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इस पर निर्भर है। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों को क्या करते हैं? खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जो गृहस्थ हैं, जो अनाज उत्पादन करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, इनसे ऐसे ही चीज़ें क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। चित्र 3 घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बारहवीं दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंट पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। मध्य एशिया में जो मेवे मिलते हैं उस मेवे को मध्य एशियाई लोग भारत में बेचने के लिए लाते थे, जो ये भारत में लाने के बाद इन्हीं के माध्यम से दूसरे जगहों पर पहुंचाने का काम करते थे। तो देखिए बंजारे एवं अन्य व्यापारी ही स्थानीय बाजारों में इनके सामानों को पहुंचाया करते थे, जो मध्य एशिया से व्यापारी आया करते थे। देखिए यहाँ पे भी कुछ फिगर्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि आपके व्यापारी, जानवर, इन सब का फिगर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है जो आपको जानना है। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, इनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ मतलब अपनी झुंड और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस समय जो है उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल जो है दौरा किया था। यानी कि ये घूमते रहते हैं, इस साल यहाँ पे हैं तो अगले साल कहीं और पे होंगे और फिर वो वापस उस जगह पे फिर कुछ समय के बाद आते रहते हैं जहाँ वो पहले थे। आगे कह रहा है कि चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। ये लोग अपनी मतलब जो है किसानों से अनाज प्राप्त करने के लिए, कपड़ा प्राप्त करने के लिए, दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ये लोग ऊन भी बेचते हैं, क्योंकि पशुओं से ऊन भी मिलता है, पशु उत्पाद भी मिलता है जैसे घी वगैरह हो गया, तो ये बेच के उनसे अनाज और कपड़े प्राप्त कर लेते हैं। आगे है कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते हैं और कुछ खानाबदोश ऐसे हैं जो अपने जानवरों पर सामान ढो देते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा प्राप्त हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों का खरीद फरोख्त करते हैं और इस दरमियान जब वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो सामानों को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यानी कि कहीं से सामान खरीदते हैं और कहीं ले जा करके बेच देते हैं। सामान की ढुलाई भी कर रहे हैं, पशु उत्पादों को बेच करके और उत्पाद खरीद भी रहे हैं, सस्ते माल को खरीद के दूसरी जगह ले जाके महंगे में बेच रहे हैं। इस तरह से इनका जीवन यापन चल रहा है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ये देखिए IAS में आया क्वेश्चन था कि बंजारे क्या थे? व्यापारी खानाबदोश थे।
उनका कारवां, जिसको टाडा कहा जाता था, देखिए टाडा को कारवां कहते थे। कारवां मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं और उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं तो उसे कारवां कहते हैं, और कारवां को जनजातीय या बंजारे टाडा कहलाते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ये देखिए क्वेश्चन आया है कि किस शासक ने जो है बंजारों को व्यापारियों के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने बंजारों को व्यापारियों के रूप में बड़े पैमाने पर यूज़ किया। मुल्तान के व्यापारियों को इन्होंने पूरा ठेका दे रखा था कि इनके बाजार नियंत्रण में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सामान उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी उनका है। बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण यानी कि आत्मकथा में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, यानी कि ये युद्ध के समय अनाज वगैरह ढो रहे हैं, गांव से शहरों में भी अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसके बदले में इनको इनकम प्राप्त हो जाता है और इनका जीवन निर्वाह हो जाता है। देखिए बंजारे कौन हैं? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिनका नाम है पीटर मुंडी, इन्होंने बंजारों का वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज है, वो भारत आए हैं जिनका नाम है पीटर मुंडी, और उन्होंने अपने शब्दों में बंजारों का इस तरह से वर्णन किया है। चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है बंजारों के बारे में। उन्होंने कहा कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टाडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यानी कि ये बीवी, बच्चे, परिवार, घर, अपने मतलब जानवरों के साथ चलते रहते हैं। इनका जीवन सामान ढुलाई से चलता रहता है। आगे कह रहा है कि गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। यानी कि ये लोग अनाज खरीदते हैं वहां से जहां सस्ता है और उस जगह ले जाकर बेचेंगे जहां पे वो महंगा बिके, ताकि उनको मुनाफा मिल जाए। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सके। यानी कि कहीं से कपड़े लिया तो ऐसी जगह बेचेंगे जहाँ अनाज सस्ता मिल जाए और कपड़े महंगे बिक जाए। फिर वहाँ से अनाज लिया तो कहीं और सी जगह जाके बेचेंगे जहाँ अनाज महंगा बिक जाए और कोई और चीज़ सस्ते में मिल जाए। तो ये काम करते हैं और इससे इनको इनका मतलब जो जीवन है ये चलता रहता है। आगे कह रहा है और उस जगह से ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह पे मुनाफे के साथ बेची जा सके। टाडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। एक टाडा में 6 से 700 लोग तक हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या होती थी। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। एक दिन में वो 6 से 7 मील की सफ़र करते थे, उससे ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और जब वो एक जगह से सामान को उठाते थे और दूसरी जगह लेके जाते थे, उस दरमियान उनके जो पशु हैं उनको भूख भी लग जाती थी, वो मेहनत करते थे। तो सामान उतारने के बाद वो पशुओं को खुला छोड़ देते थे घास खाने के लिए, चरने के लिए। चूँकि लैंड बहुत ज़्यादा थे, हर जगह घास की उपलब्धता बहुत थी, खाली ज़मीनें पड़ी रहती थी, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता था और वो अपने पशुओं को खुला छोड़ देते थे। उनके पशु चरते रहते थे। इससे पता चल रहा है कि जनसंख्या कम थी और जो है नगरीकरण भी नहीं हुआ है। ज़मीन काफ़ी खाली थे जहाँ पे ये अपने पशुओं को चरा सकते थे। पता करें कि आज गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, बंजारों के तौर तरीके से या किन मायनों से भिन्न था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बातें। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। कई पशुचारी जनजातियां मवेशियों को, जिसमें मवेशी में आपके गाय भैंस जो दूध वाले हैं, साथ ही घोड़ों को, इनको पालते पोसते हैं और उसके बाद समृद्ध लोगों को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और उससे उनको पैसा मिलता है, मुनाफा मिलता है। और छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरी गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई
और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। यानी कि ये लोग हाथ से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं बनाते थे, जो सरकंडे के भी हो सकते थे, बोरे भी हो सकते थे और अन्य चीज़ें। इसको ये ले जाके दूसरी जगह पे बेचा करते थे और उससे जो इनकम होता था उससे अपना ये जीवन जीते थे। ऐसे भी बहुत सारे पशुचारी जनजातियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। कभी कभी जो भिक्षुक होते थे ना, घूमते रहते थे, ये लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बहुत सारे जो हैं गायक हैं, नर्तक हैं, तमाशबीन हैं, ये भी नगर और गांव में अपनी कला को दिखा करके अपने लिए एक तरीके से कहिए कि ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करते थे। जैसे पहले के गांव में आप देखेंगे, पहले टाइम में गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, जानवर को लेके आते थे, जानवर का डांस दिखाते थे, कोई सांप लेके आता था तो कोई दूसरी चीज़ें जादू वगैरह दिखा के गांव से बहुत सारे अनाज और चीज़ें प्राप्त कर लेता था। तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करके जीवन यापन कर लेते थे। ऐसी चीज़ें प्राचीन टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। अभी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे करके विलुप्त हो जा रही हैं। अब हम मोबाइल, सिनेमा और ऐसे चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, ऐसे चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो अब वो पुराने तौर तरीके के खेल, अब तमाशे हमें देखने को नहीं मिलती, वो अब विलुप्त हो जा रही हैं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी कि समाज बदला तो नई जाति और श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जो देखने को मिलती हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। यानी कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ज़रूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे नई आवश्यकताओं के हिसाब से ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। अभी तक तो 4 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन अब उसमें छोटी छोटी जातियां भी डेवलप करने लगी, उभरने लगी थी। आगे कह रहा है ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ दूसरे बहुत सारे जनजातियों को भी हमारे समाज में शामिल करने का काम किया जा रहा है, जिससे जाति व्यवस्था और भी ज़्यादा जटिल होने वाली है। आगे कह रहा है कि और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, जो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी होते हैं जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, इसमें आपके क्या क्या आएंगे? विशेषज्ञता प्राप्त लोग जो सुनार का काम करेंगे, लोहार का काम करेंगे, बढ़ई का काम करेंगे और राजमिस्त्री का काम करेंगे, को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। इनको कह दिया गया कि ये जाति आपकी सुनार की हो गई, आप लोहार की जात कहलाएंगे, आपकी जात बढ़ई होगी और आपकी राजमिस्त्री होगी। यानी कि विशेषज्ञता के आधार पे भी लोगों को जातियों में बांट दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। देखिए कहा जा रहा है वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था समाज का आधार नहीं रही, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गया और जाति व्यवस्था समाज का आधार बन गई। यानी कि एंशिएंट काल में हमारे समाज का जो आधार था वो वर्ण था, लेकिन मध्यकाल में देखिए आते आते जो समाज है ये जाति व्यवस्था पर आधारित हो गई और वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि हर वर्ण में बहुत सारी जातियाँ, उपजातियाँ आती गई और उनको उनके काम के आधार पर भी अलग अलग जातियों में बांटते चले गए लोग, और इस तरह से जाति पे जाति और उपजाति का जन्म होता चला गया और समाज और ज़्यादा जटिल होता चला गया। आगे देखिए जाति पर विचार विमर्श, जाति पर जो है विचार विमर्श कर लेते हैं। कह रहे हैं वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार ने 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथ और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मंदिर द्वार बनाना, क्या क्या करेंगे वो, रथों और गाड़ियों का निर्माण करने वाले, मंदिर द्वार बनाने वाले, मूर्ति स्थापित करने और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। यानी कि यहाँ पे बैठक हो रही है, बैठक होने के बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जाति व्यवस्था जो है वो किस तरह से लागू होगा और किस तरह से जो रथकार हैं इनको कौन से जाति में रखा जाए, इनका क्या काम होना चाहिए, इनको कौन कौन से काम करने के अधिकार होंगे। इस पर देखिए बैठक हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ये एक अभिलेख में देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं। देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके समाज में परिवर्तन कैसे कैसे आया, कैसे कैसे हमारा समाज इतना जटिल होते चला गया, कहाँ से जाति उपजाति और जनजातीय खानाबदोश, इन सब के बारे में कह रहा है। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। देखिए, आपके जो क्षत्रिय हैं इसमें फिर एक नई जो है गोत्र देखने को मिला जिसे राजपूत कहा गया, और इसमें आपके हूण भी हैं, चंदेल भी हैं, चालुक्य हैं और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से लोग भी राजपूतों में शामिल हो रहे हैं। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। यानी कि उन क्षेत्रों में ये जटिलता ज़्यादा बढ़ रही है जहाँ उत्पादन हो रहा है, जहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वहीं क्षेत्रों में ज़्यादा जटिलता बढ़ रही है, उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा जाति व्यवस्था आ रही है, वहीं पे ज़्यादा ये चीज़ें समस्याएं क्रिएट कर रही हैं। शासकों के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, यानी कि जनजातीय लोगों ने भी इस गोत्र का अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। देखिए, ब्राह्मण लोगों ने बहुत सारे जनजातियों को समाज का हिस्सा बना लिया, लेकिन वो जनजातियां जो पावरफुल थी, ताकतवर थी या जिनका प्रभुत्व था समाज में, ऐसे जनजातियों को इन्होंने उच्च वर्ण में शामिल किया, यानी कि क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया। लेकिन वो जनजातियां जो आम जनजातियां थी, जो गरीब थी, जिनका प्रभाव नहीं था, ऐसे जनजातियों को उच्च वर्ण में शामिल नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पर भी गेम खेला गया। तो वही कह रहा है कि उनकी बहुसंख्यक आबादी जो है लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। बाकी जनजातियों को समाज की छोटी जनजातियों में रख दिया गया, जहाँ से वो उत्पादन का काम करेंगी, यानी कि टैक्स देंगी, और सेवा का काम करेंगी, शासन का काम नहीं करेंगी। ज़्यादातर जनजातियों को छोटी जातियों में डाल दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम के बहुत सारे जो जनजातियां हैं उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रचार पश्चिम के ही तरफ से हुआ है भारत में। तो शुरुआती दौर में उन्हीं क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्होंने ही पहले इस्लाम को स्वीकार कर लिया, जिसमें आपका सिंध, मुल्तान और नीचे का जो राजस्थान का इलाका, ये सब आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे, उन्होंने जाति व्यवस्था को नहीं माना। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। जो सनातनी हिंदू धर्म है, जिसमें बड़ व्यवस्था है, जिसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण उच्च हैं, सर्वोच्च हैं, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय हैं, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे आपके शूद्र हैं, उन्होंने सोसाइटी को हमेशा नकारा, हमेशा नकारते रहे, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वही कह रहा है कि वो लोग स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसको नहीं माना। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। नज़दीक से एक नज़र, नज़दीक से एक नज़र किसको देखेंगे हम? नज़दीक से गोंड को। चलिए गोंडों को नज़दीक से देख लेते हैं, क्या खास बातें हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो गोंड कहलाते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। गोंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। ये जो गोंड हैं ये कैसे कृषि करते हैं? झूम कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं या कर्तन दहन कृषि करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। ये जो कुल आपकी गोंड जनजातियां हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो ये छोटे छोटे कुलों में बटे हुए हैं। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की तमाम जो है ताकत घट रही थी, ये दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो कमज़ोर पड़ रहे थे, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। उसी समय गोंडों में कुछ थे जो बड़े राज्य थे और कुछ थे जो छोटे सरदार थे, तो ये बड़े जो हैं वो छोटों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास मतलब जो है एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि
गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। देखिए गढ़कटंगा का जो गोंड राज्य है इसमें 70,000 गांव थे, यानी कि काफ़ी जनसंख्या हो गई थी अकबर के टाइम पीरियड में आते आते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोंडों के बारे में और बातें। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विकसित था, यानी कि जो गोंडों का राज्य है ये किसमें, गढ़ों में विभाजित है। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था और हर गढ़ किसी न किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। ये पुनः जो गढ़ हैं ये पुनः किस में बटे होते थे, 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। गढ़ 84 गायों की मतलब गढ़ जो है कुलों में, कुल जो है 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। तो याद रखिएगा 84 गांव का समूह है, इसीलिए इसको 84 गांव कहा जा रहा है। जिन्हें 84 कहा जाता था वे 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। देखिए गोंड का जो मतलब साम्राज्य है इसको बांटा गया है कुलों में और फिर कुलों को बांटा गया 84 में। 84 का फिर उप विभाजन हुआ है बरहोतों में, जो 12-12 गांव के को मिलाकर बनाए जाते थे। बरहोते कैसे बनाए जा रहे हैं, 12-12 गांव को मिलाकर के बरहोते बनाए जा रहे हैं। बड़े राज्यों के उदय से गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। धीरे धीरे जो गोंड जनजातियां इनका समाज भी बदलता चला गया। ये पहले के समाज से काफ़ी जटिल होता चला गया और फिर इसमें देखिए असमानता देखने को मिलने लगी थी। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड सरकार है मतलब जो सरदार है ये चाहते हैं कि उन्हें अब राजपूत मान लिया जाए, राजपूत घोषित कर दिया जाए, समाज का एक सम्मानित वर्ग इनको मान लिया जाए, ये यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कह रहा है इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा नाम क्या है, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अमनदास ने कौन सी उपाधि धारण की है, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल वाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये चीज़ याद रखिएगा, गोंडों के राजा हैं संग्राम शाह के गोंडों के राजा जो है उनका नाम है अमनदास, जिन्होंने उपाधि धारण की है संग्राम शाह की। इनके जो पुत्र हैं ये दलपत हैं। इन्होंने महोबा के चंदेल राजपूत राजा नाम है साल वाहन की पुत्री जिनका नाम है दुर्गावती, इतिहास में बहुत फेमस है, अकबर की सेना से लड़ते हुए मारी गई थी, से विवाह किया। याद रखिएगा ये दो जो है जनजातीय क्षेत्र आपस में विवाह करें। खास करके आप ये जो देख रहे हैं ना चंदेल राजपूत थे। चंदेल राजवंश के लोगों ने ही खजुराहों का निर्माण किया है, तो चंदेल राजपूत हैं। और ये देखिए गोंड जनजाति के राजा हैं अमनदास, जो अपने आप को राजपूत बनाना चाहते हैं और उन्होंने एक राजपूत राजवंश की बेटी जिनका नाम है दुर्गावती, उनसे अपने पुत्र का विवाह किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। और यही दुर्गावती इतिहास में अकबर के टाइम पीरियड में युद्ध में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण, याद रखिएगा इनके पुत्र का क्या नाम है, वीर नारायण। दुर्गावती ने वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन शुरू किया, लेकिन अकबर के द्वारा भेजे गए सैनिकों ने इनके साथ युद्ध किया। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया और युद्ध में लड़ते हुए ये मारी गई थी। वही कहना है कि वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का एक और भी अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। देखिए कौन आक्रमण कर रहे हैं, आसिफ खान कर रहे हैं, जिसको अकबर ने भेजा है। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, यानी कि माँ बेटे दोनों लोग युद्ध भूमि में मारे गए। और यहाँ पे जो दुर्गावती हैं इन्होंने देखा कि वो हार रही हैं, तो उन्होंने स्वयं को खुद ही मार दिया था या खुद ही इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ये मुगलों के हाथ नहीं आना चाह रही थी, तो इन्होंने खुद को भी मार दिया था या समाप्त कर दिया था।
गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में प्राप्त किया। यानी कि जब मुगलों ने गोंडों को हराया तब इन्हें यहाँ से बेशकीमती सिक्के मिले और बड़े पैमाने पे इन्होंने हाथी भी प्राप्त किए थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। बाद में देखिए बुंदेल और जो मराठा हैं इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। आगे आ गए हैं अहोम। अहोम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो है आज के जो वर्तमान का जो असम है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। क्वेश्चन आता है कि अहोम जनजातियां वर्तमान में किस राज्य में पाई जाती हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्रा की घाटी में ये बसे थे। ये चीज़ याद रखिएगा। उन्होंने भुइया मतलब होता है भूस्वामी, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर दिया। उसको उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। किसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया है? चुटियों के राज्यों को 1523 में, कोच हाजों के राज्य को 1581 में अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। ये देखिए आग्नेय अस्त्रों का सबसे पहले उपयोग कौन कर रहे हैं? सबसे पहले अहोम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आग्नेयास्त्रों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? अहोमों ने किया है, जो असम के क्षेत्र में थे। 1660 ईस्वी तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। देख लीजिए, निर्माण करने लगे। उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण कर रहे हैं 1660 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अहोमों के ऊपर दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण हुए, जिसमें खास करके मुगलों का आक्रमण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। याद रखिएगा, यहाँ पे अहोमों के ऊपर अधिकार करने में कौन मतलब एक तरीके से कहिए कि सक्षम हुए या कामयाब हुए? मीर जुमला। याद रखिएगा नाम, मीर जुमला ने 1662 पे इनके ऊपर आक्रमण किया है। आगे कह रहा, बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। मुगलों ने अधिकार तो कर लिया मीर जुमला के नेतृत्व में, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक बना नहीं रहा और इस क्षेत्र से मुगलों का अधिकार आगे चल के समाप्त हो गया। क्योंकि जनजातियाँ बड़ी स्वतंत्र विचारधारा की होती हैं, वो ज़्यादा दिनों तक किसी के अधीन नहीं रहने वाली हैं या नहीं रहना पसंद करती। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। ये चीज़ याद रखिएगा। अहोम राज्य किस पर निर्भर है? बेगार पर निर्भर है। बेगार पर निर्भर है। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे पाइक कहते थे। देखिए, वे मजदूर जिनसे जबरन काम लिया जाता था बिना किसी वेतन के, वो पाइक कहलाते थे। और ये राज्य ऐसे ही मजदूरी पे चलता था, ऐसे ही लोगों के काम पे चलता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अहोम राज्यों की जनगणना की गई। जनगणना के अकॉर्डिंग जिसके पास ज़्यादा लोग थे, वहाँ से उतनी ही ज़्यादा संख्या में पाइकों को राज्य की सेवा में भेजा जाता था, जो मजदूर होते थे बिना वेतन वाले। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को, देखिए सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाके में लोगों को स्थानांतरित भी किया गया। यानी कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ से कम जनसंख्या वाले इलाकों में लोगों को भेजा भी गया जनगणना के बाद अहोम क्षेत्र में। आगे कह रहा है, इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। यानी कि जो अहोम कुल था, छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा था, ये क्या हुआ? टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध का काम भी करते थे, सिंचाई का काम भी करते थे, व्यवस्था इत्यादि का काम भी करते थे। लेकिन जब युद्ध होता था तो इन सभी को युद्ध भूमि में अपने राजा या सरदार के लिए युद्ध लड़ना पड़ता था। आगे कह रहा है, या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती
के नए तरीके भी अमल में लाए। इन्होंने चावल के नए खेती के नए तरीके भी जो है अपना लिया था या उपयोग किया। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज किसमें विभाजित है? कुलों में विभाजित है। देखिए, जिन्हें खेल कहा जाता था, ये चीज़ याद रखिएगा, अहोम समाज कुलों में बटा था और कुल को क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। दस्तकार अहोम क्षेत्र में नहीं थे, आसपास के क्षेत्रों से दस्तकार अहोम क्षेत्र में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। समुदाय काफ़ी पावरफुल है, उसकी सहमति के बिना राजा भी इस जमीन को नहीं प्राप्त कर सकता। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। यानी कि शुरू में ये अपनी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ब्राह्मणों का प्रभाव भी यहाँ पे बढ़ने लगा। जैसे जैसे कृषि होनी शुरू हुई, उत्पादन शुरू हुआ, तो ब्राह्मण लोग यहाँ भी पहुँच गए। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, देखिए ये शिव सिंह है, अहोम राजा है शिव सिंह। 1714 से 44 के बीच इनका कार्यकाल है, लंबे समय तक शासन किया है शिव सिंह ने। के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। देखिए, अहोमों के राजा थे शिव सिंह, और शिव सिंह के समय में वहाँ का जो धर्म है वो कौन सा धर्म हो गया? प्रधान धर्म हिंदू धर्म बन गया था अहोम क्षेत्र का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपरा और आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। भले ही हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन उनकी जो प्राचीन परंपरा थी, जो प्राचीन तौर तरीके थे, जो प्राचीन आस्था थी, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। आगे कह रहा है, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक इतिहास, ये देखिए, ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि बुरंजी क्या है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कवियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। बुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृतियां हैं, पहले इनको अहोम भाषा में लिखा गया, फिर असमिया भाषा में भी लिखा गया। देखिए, निष्कर्ष पे आ गए हैं हम लोग। कह रहा है, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां भी और थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था अपने वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना करने में भी सफल रही। यानी कि जिस समाज की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, आम लोग भी हैं, दोनों के बीच टकराव भी हुआ, दोनों लोग संपर्क में भी आए, दोनों समाज में बदलाव हुआ। कुछ ने इस समाज का हिस्सा बनना स्वीकार किया, कुछ ने इस समाज का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया, और कुछ ने अपने लिए काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी कायम कर लिया, अपने लिए बड़े बड़े विशाल राज्य भी स्थापित कर लिए थे। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इससे उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। जब उन्होंने अपने अपने साम्राज्य बनाने लगे, अपना अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे, तो जो दूसरे सभ्य समाज के लोग थे उनसे उनका टकराहट बढ़ने लगा, वो लोग उस पर आक्रमण करने लगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ गया है बात मंगोल का। मंगोल कौन है, कैसे लोग हैं, किसे हम मंगोल कहते हैं? चूँकि मध्य भारत के इतिहास में मंगोलों का बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, मंगोल बहुत हाईलाइटेड है। याद रखिएगा, अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। मंगोल को अगर पढ़ना है तो क्या ढूंढिए? मंगोलिया ढूंढिए। चीन और रूस के बीच में पड़ता है मंगोलिया। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक, ये कैसे लोग हैं? पशुचारण भी करते हैं, शिकार भी करते हैं और संग्रह भी करते हैं। जनजातीय मंगोलों की थी। ये जनजातियाँ किसकी हैं? मंगोलों की है। वे मध्य एशिया के घास मैदान, यानी कि कहाँ रहते हैं? मध्य एशिया के घास मैदानों में रहते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं स्टेपी घास, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की
जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। चंगेज खां पहले शक्तिशाली मंगोल हैं जिन्होंने अपने आप को काफ़ी पावरफुल करने का काम किया। अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूसी, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक सुव्यवस्थाएं थी। ये विविध जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो इस तरह से देख रहे हैं इन्होंने कैसे कैसे करके अपने आप को मजबूत किया, डेवलप किया और अपने आप को शक्तिशाली करने के बाद आसपास के क्षेत्रों पर लूटपाट करना, आक्रमण करना, ये सारे काम इन्होंने शुरू कर दिया था। तो उम्मीद है आज की आपकी क्लास खानाबदोश, जनजातियाँ और अस्थायी लोग समझ में आए होंगे। अब आपके सामने आ चुका है मैच करने का पार्ट, जिसको आप बहुत आसानी से मेल कर सकते हैं। सब आपका पढ़ा हुआ वर्ड है तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं सही। देखिए गढ़ क्या है, गढ़ कहाँ पे था आपका, गढ़ 84 में बटा था। टाडा क्या थे, ये आपके कारवा थे, कारवा, व्यापारियों के कारवा को टाडा कहा जाता था। श्रमिक पाइक थे, पाइक जो होते थे श्रमिक होते थे। शिव सिंह जो है ये कहाँ के हैं, ये अहोम राज्य के राजा थे शिव सिंह। और इसके अलावा आपका जो कुल है ये अहोमों के जो कुल होते थे वो खेल कहलाते थे। दुर्गावती गढ़कटंगा की राजकुमारी या महारानी थी। गढ़कटंगा की महारानी दुर्गावती, शिव सिंह जो है ये अहोम राज्य के राजा हैं। पाइक जो है ये श्रमिक थे, बिना पैसे पे काम करने वाले। कुल जो है खेल को कहा जाता था। गढ़ 84 में बटा था और टाडा व्यापारियों का कारवां होता था। ये सारी चीज़ें आपने आज की क्लास में पढ़ी हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को मैच करने में। चलिए देखते हैं और क्या है जो आपको जानना है। रिक्त स्थान को भरना है आपको यहाँ पे। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ क्या कहलाती थी, बताइए नई जातियाँ क्या कहलाती थी। इसके अलावा अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ आप सभी को पता है बुरंजी कहलाती थी। इसके अलावा आपने देखा कि वर्णों के भीतर जो पैदा हो रही नई जातियाँ हैं उनको क्या कहा गया था, आपने देखा था अलग अलग उनके लिए जो है एक तरीके से शिल्प के आधार पर जातियों का विभाजन किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ भरना है कि इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। आपने देखा था कि जो अकबरनामा है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने क्या किया, जब वो बड़े हुए और ताकतवर हुए तब उन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने अपने लिए प्रशासन की स्थापना की और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया था। ये सारी चीज़ें आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है। सही या गलत बताना है आपको। तो कह रहा है जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचिक परंपरा थी, बिल्कुल सही है, समृद्ध वाचिक परंपरा थी जनजातियों के पास, लिखित साक्ष्य नहीं थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, ये बात गलत है। उत्तर पश्चिम में आपने देखा था गख्खर, खोखर ये सारी जनजातियाँ थीं और बलोच भी हैं। गोंड राज्य में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनते थे। गोंड राज्य में नगर को नहीं मिलाया जा रहा था बल्कि कुलों को मिलाकर के 84 बनाया जा रहा था, यानी कि गांव थे। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में रहते थे, नहीं ये पश्चिम और मध्य भारत में है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, MP और आपका राजस्थान आता है, इन क्षेत्रों में डेवलप है, इसलिए आपका ये भी गलत है। आपका पहला सही है, बाकी सही नहीं है। खानाबदोश पशुचारों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह के विनिमय होते थे, आपने पढ़ा है आज की क्लास में। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, बड़ आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला है एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किस मायने में भिन्न था, क्या कोई समानता थी, ये आपको बताना है। आगे है आपका मानचित्र के आधार पर आपको ये करना है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा। आपके सामने प्रश्न मैंने कर दिया है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले करके बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं और आंसर राइटिंग जरूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं या नोट्स नहीं बनाते हैं तो NCERT पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसका एक्चुअल फ़ायदा तभी होगा जब आप इसके क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका आप नोट्स भी बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम मिलेंगे फिर न्यू चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।